जब अंतिम पेड़ कट जाएगा, जब अंतिम नदी प्रदूषित हो जाएगी, जब अंतिम मछली मर जाएगी, तब मनुष्य को समझ आएगा कि पैसा खाया नहीं जा सकता। नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। यूपीएससी ने 2025 में एक प्रश्न पूछा था, वो बहुत ही रोचक और आकर्षक है। आज उसी टॉपिक को आधार बना करके उस टॉपिक को वर्तमान की प्रासंगिकता को जोड़ते हुए मैंने इस सेशन को शेड्यूल किया हुआ है। अभी जो मैंने आपको पंक्ति सुनाई, यह पंक्ति उस सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करती है और आज जितनी भी चर्चा होगी उन सभी का यह सार है कि यह सार है इसका। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये है, निबंध पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, वन सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। ये निबंध पूछा गया था और इसको अगर अच्छे से समझना हो, 2 लाइन में अगर समझनी हो, तो उसके लिए मैं एक पंक्ति आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब अंतिम पेड़ कट जाएगा, जब अंतिम नदी प्रदूषित हो जाएगी, जब अंतिम मछली मर जाएगी, तब मनुष्य को समझ आएगा कि पैसा खाया नहीं जा सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि धरती बोल सकती तो वह हमसे क्या कहती? क्या वह हमारे विकास पर गर्व करती? आज जो इस चमक धमक में हम लोग जी रहे हैं, क्या धरती हमारे इस विकास के ऊपर गर्व करती? क्या वह हमारी ऊंची इमारतों को देखकर प्रसन्न होती? क्या वह हमारी तकनीक, हमारे अंतरिक्ष अभियान, हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको देख करके मुस्कुराती या फिर वह रोती? क्योंकि जिस धरती ने हमें जीवन दिया, हम उसी धरती की सांसें काट रहे हैं और उन्हीं सांसों का नाम है वन। दोस्तों, यह मानव सभ्यता का पोस्टमार्टम है। यह विकास और विनाश के बीच खींची गई एक रेखा है। यह प्रकृति द्वारा मानवता को भेजा गया अंतिम संदेश है। और विषय क्या है? तो विषय यही है, वन सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। पहली बार सुनने पर यह एक सामान्य सा कथन आपको लगेगा, लेकिन यदि इसे ध्यान से समझा जाए तो इसमें हजारों वर्षों का इतिहास छुपा हुआ है। इसमें सभ्यताओं का उत्थान भी है और उनका पतन भी है। इसमें समृद्धि की कहानी भी है और विनाश का शोक गीत भी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से 10,000 वर्ष पहले की दुनिया। ना कोई सांसद थी, ना कोई संविधान था, ना कोई विश्वविद्यालय था, ना कोई यूपीएससी जैसा कोई एग्जाम था, ना कोई सरकार थी, ना कोई राष्ट्र था। लेकिन वह एक चीज थी। क्या थी? वन। कैसा वन? घने वन, अनंत वन, जीवन से भरे हुए वन। मनुष्य का पहला विश्वविद्यालय वन था, पहली औषधि वन था, पहला भोजन भी वन था, पहला घर भी वन था, पहला प्रयोगशाला भी वन था, पहला मंदिर भी वन था। जब मनुष्य को कुछ नहीं पता था, तब जंगल उसे सब कुछ सिखा रहा था। यही कारण है कि दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे हुआ। मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के बीच में हुआ। मिस्र नील नदी के आसपास विकसित हुआ। चीन में वांगो के तट पर विकसित हुआ। हर जगह एक समान बात थी, जल, उपजाऊ भूमि और वन। क्यों? क्योंकि जहाँ वन होते हैं वहाँ वर्षा होती है, जहाँ वर्षा होती है वहाँ नदियाँ बहती है, जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ खेती होती है, और जहाँ खेती होती है वहाँ समाज बनता है, और जहाँ समाज बनता है वहीं सभ्यता जन्म लेती है। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभ्यता की माँ प्रकृति है और प्रकृति का सबसे जीवंत रूप है वन। लेकिन यहीं से एक दुखद कहानी शुरू होती है। जब सभ्यता छोटी थी तो वह जंगलों के साथ रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसने जंगलों को अपना नौकर समझ लिया। वह भूल गई कि जिसकी गोद में वह पली है उसी को काट रही है। और इतिहास गवाह है, जब जब मनुष्य ने प्रकृति को पराजित करने की कोशिश की है, अंततः वही पराजित हुआ है। दोस्तों, मेसोपोटामिया कभी दुनिया का समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन एक समय में उसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वर्तमान स्थिति से आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। और एक दिन दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से
एक दिन दुनिया के सबसे महान सभ्यताओं में से एक इतिहास की किताबों का अध्याय बन गई, मेसोपोटामिया सभ्यता। आज वहाँ सभ्यता नहीं है, खंडहर आपको देखने को मिलेगा। और वे खंडहर चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं मानो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध कोई विजेता नहीं होता। यही कहानी माया सभ्यता की भी थी, यही कहानी ईस्टर द्वीप की भी थी, यही कहानी कई साम्राज्यों की भी थी। यह कहानी कई साम्राज्यों की भी थी। इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, सभ्यताएं जंगलों की मदद से जन्म लेती हैं और अक्सर जंगलों को नष्ट करके मर जाती है। दोस्तों, एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, वह बादलों को बुलाता है, वह नदियों को बुलाता है, वह नदियों को जन्म देता है, वह मिट्टी को पकड़ कर रखता है, वह पक्षियों को घर देता है, वह मनुष्य को जीवन देता है। लेकिन जब एक पेड़ कटता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, एक पूरा भविष्य गिरता है, एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र घायल होता है। और जब लाखों पेड़ कटते हैं तो पूरी सभ्यता बीमार पड़ जाती है। याद रखिए, सभ्यता का पतन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे शुरू होता है। पहले जंगल कम होते हैं, फिर वर्षा कम होती है, फिर जल संकट आता है, फिर कृषि संकट आता है, फिर सामाजिक संघर्ष शुरू होते हैं, फिर पलायन होता है, फिर अस्थिरता उत्पन्न होती है और अंत में सभ्यता इतिहास बन जाती है। इसीलिए यह जो कथन है कि सभ्यता वन सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान बाद में, यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता, या सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं करता, या सिर्फ राजनीति की बात नहीं करता, यह समाज की बात करता है, यह नैतिकता की बात करता है, यह मानव अस्तित्व की बात करता है, यह अर्थव्यवस्था की बात करता है, यह पर्यावरण को नहीं छोड़ता है। और इसी कारण से तो यूपीएससी ने इस टॉपिक को पूछा भी, क्योंकि यह केवल जंगलों की कहानी है नहीं है, यह मानवता की कहानी है। यदि इतिहास की पूरी किताब को एक वाक्य में लिखना हो तो शायद वह वाक्य यही होगा, वन पहले आए, फिर मनुष्य आया, फिर सभ्यता आई, फिर लालच आया और अंत में रेगिस्तान आया। और आज 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हम इतिहास से सीखेंगे या फिर इतिहास का अलग अध्याय बनेंगे? दोस्तों, यदि आपको यह जानना हो कि किसी समाज का चरित्र कैसा है तो उसके मंदिर मत देखिए, उसकी संसद मत देखिए, उसकी ऊंची इमारतें मत देखिए, उसके जंगल देखिए। क्योंकि जंगल कभी झूठ नहीं बोलते, वो बता देते हैं कि कोई समाज भविष्य के बारे में सोचता है या नहीं, केवल वर्तमान की भूख में जी रहा है तो नहीं, कहीं वर्तमान के भूख में तो नहीं जी रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हम विश्व के बनों के साथ जो कर रहे हैं वह उसी का दर्पण प्रतिबिंब है जो हम स्वयं के साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इस एक वाक्य में पूरी मानव सभ्यता का दर्शन छिपा हुआ है, क्योंकि जो मनुष्य पेड़ के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता, वह मनुष्य के प्रति भी अधिक समय तक संवेदनशील नहीं रह सकता है। जो समाज प्रकृति का शोषण करता है वह अंततः मनुष्य का भी शोषण करने लगता है। यही कारण है कि पर्यावरण संकट केवल पर्यावरण संकट नहीं है, यह नैतिक संकट है, यह सभ्यता का संकट है, यह चेतना का संकट है। दोस्तों, भारत की संस्कृति को देखिए, हमने नदियों को माँ कहा, पर्वतों को देवता कहा, पृथ्वी को माता कहा और वृक्षों को पूजनीय माना। यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थे, यह एक गहरी पारिस्थितिक बुद्धिमत्ता थी। हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि जंगल बचे रहेंगे तो जीवन बचा रहेगा। इसीलिए भारत में केवल वन नहीं थे, वन एक संस्कृति थी। ऋषियों के आश्रम जंगलों में थे, उपनिषद जंगलों में लिखे गए, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष के नीचे किया, महावीर ने प्रकृति के साथ तप किया। भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ें कंक्रीट में नहीं, वनों में थी। और फिर इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जब कुछ लोगों ने हमें दिखाया कि पेड़ों से प्रेम केवल विचार नहीं, बलिदान भी होता है। सन 1730 की बात है। राजस्थान के एक छोटा सा गांव खेजड़ली, राजा के सैनिक पेड़ काटने आए, लेकिन वहां एक महिला खड़ी हो गई।
उसका नाम था अमृता देवी। उन्होंने कहा, सिर साटे रुखों रहे तो भी सट्टो जाग। अर्थात यदि पेड़ बचाने के लिए मेरा सिर भी कट जाए तो यह सौदा सस्ता है। और फिर वह पेड़ से लिपट गई, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 1, 2, 10, 100 और अंततः 363 लोग पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे बैठे। दोस्तों, इतिहास में युद्धों के लिए लाखों लोग मरे हैं, सत्ता के लिए लाखों लोग मरे हैं, लेकिन पेड़ों के लिए 363 लोगों का बलिदान मानव इतिहास के सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। और लगभग 250 वर्ष बाद उत्तराखंड के पहाड़ों में एक आवाज़ उठी, चिपको आंदोलन। जब महिलाओं ने पेड़ों को गले लगा करके कहा, पहले हमें काटो फिर पेड़ों को। यह केवल आंदोलन नहीं था, यह विकास के मॉडल को चुनौती थी, यह प्रकृति और बाजार के बीच संघर्ष था। यह संदेश था कि जंगल केवल लकड़ी नहीं है, वे जीवन है। लेकिन दोस्तों, आज दुनिया किस दिशा में जा रही है? आज अमेजन को जंगल के देखिए, उन्हें पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन वे तेजी से कट रहे हैं। कांगो बेसिन में संकट है, इंडोनेशिया के वर्षा वनों में संकट है, हिमालय में संकट है, सुंदरबन में संकट है। और दुखद बात यह है कि संकट जंगलों में नहीं, हमारी सोच में है। हम विकास को प्रकृति के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं, जबकि वास्तविक विकास वही है जो प्रकृति के साथ हो। दोस्तों, मनुष्य ने चांद पर कदम रख दिया, मंगल ग्रह पर यान भेज दिए, लेकिन पृथ्वी रहने योग्य नहीं रही, तो यह सारी उपलब्धियां किस काम आएगी? यदि नदियां सूख जाए तो तकनीक क्या करेगी? यदि मिट्टी बंजर हो जाए तो अर्थव्यवस्था क्या करेगी? यदि जंगल समाप्त हो जाए तो जीडीपी हमें ऑक्सीजन नहीं दे सकती है। याद रखिए, जब अंतिम पेड़ कट जाएगा, जब अंतिम नदी प्रदूषित हो जाएगी, जब अंतिम मछली मर जाएगी, तो मनुष्य को समझ आएगा कि पैसा नहीं खाया जा सकता। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की बात कर रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य नहीं है, वह वर्तमान है। किस रूप में हमारे सामने है? हीट वेव, सूखा, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, चक्रवात, वन अग्नि, ये सभी प्रकृति की एक प्रकार की भाषा है। और प्रकृति हमसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, मैं बदला नहीं ले रही है, मैं केवल प्रतिक्रिया दे रही हूँ। दोस्तों, प्रकृति कभी जल्दीबाजी नहीं करती, लेकिन उसका हिसाब हमेशा सटीक होता है। आप जंगल काटेंगे तो वर्षा का पैटर्न बदलेगी, आप नदियों को बांधेंगे तो पारिस्थितिकी बदलेगी, आप कार्बन बढ़ाएंगे, जलवायु बदलेगी, और जब जलवायु बदलेगी तो पूरी सभ्यता प्रभावित होगी। इसलिए यह विषय केवल पर्यावरण का नहीं है, रणनीतिक भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, खाद्य सुरक्षा भी है, जल सुरक्षा भी है, मानव सुरक्षा भी है। अगर आपसे यूपीएससी या निबंध लिखवाना चाहता है, इसका मतलब वो आपसे परखना चाहता है कि क्या आप इतिहास को वर्तमान से जोड़ सकते हैं कि नहीं। क्या आप पर्यावरण को अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं? क्या आप विकास को नैतिकता से जोड़ सकते हैं? क्या आप भविष्य को समझ सकते हैं? यही तो इस पंक्ति का सार है। एक कहावत है, धरती हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। अर्थात हमें आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन को, वन को, नदी को, जल को, इन सबको सुरक्षित रखना होगा। इसीलिए दोस्तों, आज प्रश्न यह नहीं कि हमारे पास कितने जंगल है, प्रश्न यह है कि क्या हमारे भीतर अभी भी जंगल को बचाने की चेतना बनी हुई है, हाँ या नहीं। क्योंकि इतिहास तो हमें यही कहता है, वनों का विनाश पहले प्रकृति को नहीं मारता, वह पहले मनुष्य की बुद्धि को मारता है। और जब बुद्धि मर जाती है तो सभ्यता अधिक समय तक नहीं जीवित रह सकती। दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मानवता को नई दिशा देती है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जो मानवता को नई समस्याएं देती है। 18वीं सदी में एक घटना हुई, औद्योगिक क्रांति। क्या हुआ औद्योगिक क्रांति में? कारखाने बने, मशीनें बनी, उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, धन बढ़ा, और मानव इतिहास ने अभूतपूर्व गति पकड़ ली। लेकिन इस चमकदार कहानी का एक अंधेरा पक्ष भी था। मशीनों को ईंधन चाहिए था, कारखानों को भूमि चाहिए थी, शहरों को विस्तार चाहिए था, और यह सब कहाँ से आया? जंगलों से। धीरे धीरे जंगल विकास की कीमत बन गए, नदियाँ उद्योग की नालियाँ बन गई, हवा धुएं से भर गई, और पृथ्वी के वातावरण में कार्बन की मात्रा लगातार बढ़ती गई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह धुआं एक दिन पूरी पृथ्वी का तापमान बदल देगा, लेकिन आज हम उसी परिणाम को भुगत रहे हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह लाखों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। हर वह निर्णय जिसमें प्रकृति को नज़रअंदाज किया गया,
हर वह निर्णय जिसमें अल्पकालिक लाभ को दीर्घकालिक सुरक्षा से ऊपर रखा गया। और आज धरती हमें उसका बिल भेज रही है, हीट वेव के रूप में, सूखे के रूप में, बाढ़ के रूप में, बर्फ अग्नि के रूप में, चक्रवात के रूप में। आपने कभी सोचा है कि प्रकृति आखिर चाहती क्या है? वह हमसे क्या मांगती है? ना उसे संसद चाहिए, ना उसे चुनाव चाहिए, ना उसे पुरस्कार चाहिए, उसे केवल संतुलन चाहिए। और जब संतुलन टूटता है तो संकट जन्म लेता है। अब भारत को देखिए, भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वालों में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम तेजी से शहरीकरण कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ पर्यावरणीय चुनौतियां भी बढ़ रही है। भारत का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर है। यदि वन कम होंगे तो वर्षा चक्र प्रभावित होगा, यदि वर्षा चक्र प्रभावित होगा तो कृषि प्रभावित होगी, और कृषि अगर प्रभावित होगी तो करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इसीलिए भारत के लिए वन केवल पर्यावरण मुद्दा नहीं है, वह आर्थिक मुद्दा भी है, सामाजिक मुद्दा भी है, वे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। इसका जीता जागता उदाहरण है थार मरुस्थल का। राजस्थान का थार मरुस्थल हमें एक गहरी सीख देता है। रेगिस्तान हमेशा प्राकृतिक कारणों से नहीं बनते, कई बार वे मानव गतिविधियों का परिणाम होते हैं। अत्यधिक चराई, अत्यधिक वनोन्मूलन, भूमि का अतिदोहन, जल का अनुचित उपयोग। धीरे धीरे भूमि अपनी उत्पादकता खोने लगती है, मिट्टी कमजोर हो जाती है, वनस्पति समाप्त हो जाती है और फिर मरुस्थलीकरण शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया की अरबों हेक्टेयर भूमि इस संकट का सामना कर रही है। क्या मानव सभ्यता पृथ्वी के साथ आगे बढ़ सकती है, या उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति को नष्ट करना ही होगा? इसका उत्तर है सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करे। यानी आज विकास भी हो और कल जीवन भी बचे, आज उद्योग भी हो और कल जंगल भी रहे, आज शहर भी बढ़े, कल नदियां भी बहे। यही वास्तविक विकास है। इसी SDG, इसी सोच को दुनिया ने सतत विकास लक्ष्यों में अपनाया। गरीबी उन्मूलन, भूख समाप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु कार्रवाई, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, ये सभी लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो कोई भी विकास अस्थायी नहीं रहेगा। इसीलिए भारत ने कई सारे कदम उठाए। राष्ट्रीय वन नीति आई, ग्रीन इंडिया मिशन, कैंपा फंड, राष्ट्रीय सौर मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, नमामि गंगे, मिशन लाइफ। इन पहलों का मूल उद्देश्य ही यही है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना। लेकिन दोस्तों, सरकारें अपनी भूमिका निभा सकती है, संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका निभा सकता है, नीतियां बना सकती है, कानून बन सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न फिर भी बचता है, क्या मनुष्य अपनी चेतना बदलने को तैयार है? क्योंकि संकट तकनीक का नहीं है, संकट तो सोच का है। समस्या संसाधनों की नहीं है, समस्या लालच की है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक समाधान अधूरा रहेगा। कल्पना कीजिए, 100 वर्ष बाद आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रश्न पूछे, जब जंगल कट रहे थे तो आपने क्या किया? जब नदियां मर रही थी तो आपने क्या किया? जब पृथ्वी जब पृथ्वी गर्म हो रही थी तो आपने क्या किया? उस दिन आपके पास क्या उत्तर होगा? क्या आप कहेंगे मैं व्यस्त था, मैं ध्यान नहीं दिया, या मेरी जिम्मेदारी नहीं थी? या आप गर्व से कह पाएंगे मैंने एक पेड़ बचाया था, मैंने एक जंगल बचाने की कोशिश की थी, मैंने आने वाली पीढ़ियों के लिए आवाज़ उठाई थी? याद रखिए, सभ्यता इमारतों से नहीं बचती, सभ्यताएं जंगलों से बचती है। सभ्यता हथियारों से नहीं बचती, सभ्यताएं संतुलन से बचती है। और इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी आज भी हमारे सामने खड़ी है, वन सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि यह कथन सत्य है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या हम इसे समझने से पहले बहुत देर तो नहीं कर देंगे। दोस्तों, कभी किसी भी समस्या का वास्तविक मूल्यांकन उसकी इमारतों से नहीं होता। मिस्र के पिरामिड आज भी खड़े हैं, रोम के अवशेष आज भी खड़े हैं, माया सभ्यता के मंदिर आज भी खड़े हैं, लेकिन एक प्रश्न, क्या केवल इमारतों का बच जाना किसी सभ्यता के जीवित होने का प्रमाण नहीं है? क्योंकि सभ्यता पत्थरों में नहीं रहती, सभ्यता मनुष्यों में रहती है, और मनुष्य प्रकृति से कटकर जीवित नहीं रह सकता। यही कारण है कि जब जंगल मरते हैं तो केवल पेड़ नहीं मरते हैं, सभ्यता का एक हिस्सा मरता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कथन याद आ रही है। उन्होंने कहा था, पेड़ पृथ्वी का आकाश से संवाद है।
कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी बोलती तो उसकी भाषा क्या होती? नदियाँ, पहाड़, हवाएं और सबसे बढ़कर जंगल। लेकिन दुखद बात यह है कि हम पृथ्वी की भाषा सुनना भूल गए हैं। हम केवल बाजार की भाषा सुनते हैं, हम केवल लाभ की भाषा सुनते हैं, हम केवल उपभोग की भाषा सुनते हैं। और जब कोई सभ्यता केवल उपभोग की भाषा सुनने लगे तो उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन मुझे याद आ रही है, प्रकृति के विरुद्ध जाने वाला प्रत्येक कदम अंततः मनुष्य को ही चोट पहुंचाता है। आज यह वाक्य पहले से कहीं अधिक सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि हमने जंगल काटे, जलवायु बदल गई। हमने नदियां प्रदूषित की, जल संकट बढ़ा। हमने भूमि का अति दोहन किया, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। हमने कार्बन बढ़ाया, तापमान बढ़ रहा है। और अब हम उसी संकट से लड़ रहे हैं जिसे हमने स्वयं पैदा किया। दोस्तों, यदि इतिहास की अदालत हो लगे और प्रकृति न्यायाधीश हो तो मानवता पर सबसे बड़ा आरोप क्या होगा? शायद यह कि उसे सब कुछ पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। उसे पता था कि जंगल कट रहे हैं, उसे पता था कि नदियां मर रही है, नदियां कढ़ा रही है, उसे पता था कि जलवायु बदल रही है, उसे पता था कि पृथ्वी गर्म हो रही है, फिर भी वह चुप रही। सभ्यताओं को बाहरी शत्रु कम और आंतरिक मूर्खताएं अधिक नष्ट कर रही है। जंगल कटने की आवाज कुल्हाड़ी से नहीं आती, वह भविष्य की चीख होती है। तो अब आप ये सोचिए कि क्या आप मानव सभ्यता कहानी को एक व्यापक दृष्टि से देख सकते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम की उस पंक्ति को याद करिए। उनका क्या सपना था? भारत को विकसित करना। लेकिन विकसित भारत केवल आर्थिक रूप से विकसित भारत नहीं हो सकता, वह पर्यावरणीय रूप से भी सुरक्षित होना चाहिए। क्योंकि यदि विकास के साथ पर्यावरण नहीं बचेगा तो विकास स्वयं टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक बच्चा 100 साल बाद किसी संग्रहालय में जाता है। वह एक पुराने पेड़ की तस्वीर देखता है और अपने शिक्षक से पूछता है, क्या सचमुच पृथ्वी पर इतने बड़े जंगल हुआ करते थे? यदि वह दिन आ गया तो समझ लीजिए कि हम असफल हो चुके हैं। लेकिन यदि भविष्य की पीढ़ियां हमें घने जंगलों में चले यदि भविष्य की पीढ़ियां घने जंगलों में चले, नदियों के किनारे चले, स्वच्छ हवा में सांस ले, तो समझिए कि हमने अपना कर्तव्य निभाया है। जब भी आप किसी पेड़ को देखें, उसे केवल एक पौधा मत समझिए। वह वर्षा है, वह मिट्टी है, वह नदी है, वह पक्षियों का घर है, वह किसानों की आशा है, वह पृथ्वी की सांस है, वह भविष्य की सुरक्षा है, और शायद वह मानव सभ्यता का सबसे बड़ा रक्षक भी है। याद रखिए, सभ्यता का पहला अध्याय जंगलों में लिखा गया था, और यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो उसका अंतिम अध्याय भी वही लिखा जाएगा। पहले वन आए, फिर नदियाँ आई, फिर खेत आए, फिर गांव आए, फिर शहर आए, फिर साम्राज्य आए, फिर आधुनिकता आई, फिर लालच आया। और अब इतिहास एक बार पुनः पूछ रहा है, क्या तुम जंगलों के साथ चलोगे या रेगिस्तान की ओर बढ़ोगे? निर्णय हमारे हाथ में है, क्योंकि भविष्य अभी लिखा नहीं गया है,